हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो जेएसए का जो हमारा एग्जाम के जो हम पेपर कर रहे थे उसी पेपर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पिछले हम 20 पेपर देख चुके हैं। ये हमारी जो शिफ्ट है, मैं आपको एक बार शिफ्ट बता देता हूँ। ये हमारी 2022 की जो शिफ्ट थी, सॉरी 2022 को जो थर्ड शिफ्ट थी, ये हमारी उस शिफ्ट को हम कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं। 20 क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इसकी अलग से प्ले लिस्ट भी शायद मैंने बना दी है, मेरे को याद नहीं है ठीक से। ठीक है, तो आपको ये पेपर मिल जाएंगे। लगभग इस सीरीज में 6 क्लासेस हो चुकी हैं। इससे पहले 2024 वाली जो सीरीज थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो दिन में आपके 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उनकी आंसर की आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम उसको दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे, 2024 वाली प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी इस वाली पीडीएफ को लेने के लिए या तो आप संदीप खरब सर के चैनल पे चले जाओ, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे संदीप खरब पीजीटी पीआरटी करके, तो आपको चैनल मिल जाएगा। 38 के आसपास उसमें अराउंड स्टूडेंट्स एंड वो है, तो आप या तो उससे ले लो या फिर कीस्टोन क्लासेस का आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक निश्चित रेसिपी में प्रत्येक 6 किलोग्राम आटे के लिए 3 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। 60 किलोग्राम मिठाई बनानी हो तो चीनी की आवश्यकता कितनी होगी? मुझे एक बात बताओ कि 6 किलोग्राम आटा और 3 किलोग्राम चीनी मिलकर तो मिठाई बनाएंगे, यानी कि मिठाई तो 9 केजी बनी। अब उसे 60 केजी मिठाई बनानी है, तो मैं इसे रेशो प्रोपोर्शन वाले मेथड से कर सकता हूँ। मेरे को क्या पता करना है? मेरे को चीनी पता करनी है। मेरे को चीनी यहाँ पता है, मेरे को टोटल पता है, मेरे को यहाँ पे टोटल पता है, मेरे को यहाँ पे चीनी पता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ चीनी और टोटल का रेशो ले लेता हूँ, 3:9। भाई ये जो रेशो है वो बिल्कुल सेम रेशो रहेगा चीनी का, यानी कि चीनी को मैं एक्स मान लेता हूँ और टोटल मिठाई जो दूसरी बार बनेगी 60 के, यानी कि मैं सीधा सीधा ऐसे कह सकता हूँ 3/9 इज इक्वल टू x/60 के। अब जब मैं इसको काटूंगा तो 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 20 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 केजी हमारी आ जाएगी। ठीक है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना था कि 6 और 3 मिला के हमारी मिठाई बनेगी और 60 केजी हमें मिठाई दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक वस्तु एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदता है, वह उसे बी को 15% लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी ने इसके लिए कितना भुगतान करा? बहुत बार ये क्वेश्चन हो चुका होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ए ने कोई चीज बी को बेची और बी ने कोई चीज सी को बेची। जब ए ने बी को बेची तो 15% का लाभ कमाया, बी ने सी को बेची तो 20% का लाभ कमाया। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमसे सी का भुगतान पूछा है, ए का दिया हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे को 1500 दी है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, जो जो होता रहा है उसको लिखते चले जाओ। 15% का लाभ है तो 115/100 हो गया। 20% का लाभ है, ये भी प्रॉफिट है तो प्लस होगा, तो ये 120/100 हो गया। भाई 100 की चीज थी, 115 की बेच दी। 100 की चीज उसे मिली थी, उसने 120 की बेच दी। जीरो से जीरो कट कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा, ये 5 दूनी सॉरी 2 से कटेगा तो 6 हो जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे, 5 दिया 15, यानी कि 115 मल्टीप्लाई में 6 दिया 18। हमारा कितना आंसर आ जाएगा? लगभग दूने के आसपास, 11 दूनी 22, 22 से कम आएगा, 22 से कम आएगा। 22 से कम हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2070 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आता रहता है। ये हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सिस्टम का एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम वाले टॉपिक से। ठीक है, तीन व्यक्ति ए बी सी एक ही समय पर इसमें एक ही दिशा में एक वृत्ताकार खेल के मैदान के चारों तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। भाई ये वृत्ताकार मैदान है और ए बी सी ने दौड़ना स्टार्ट करा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए 75 सेकंड में, बी 175 सेकंड में और सी 130 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेते हैं। भाई ये 75 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेता है, ये 175 सेकंड में, और सी 130 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेता है। सभी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में ये मान लेता हूं। कितने समय बाद में फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? कितने समय बाद वो इसी बिंदु पे दोबारा मिलेंगे जहां पे उन्होंने स्टार्ट करा था। तीनों जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं तीनों एक बार दोबारा मिलेंगे।
वो मिलेंगे अपने टाइम के एलसीएम पे, यानी कि एक ऐसा कॉमन टाइम जिसपे वो तीनों यहाँ पे खड़े होंगे दोबारा से। ठीक है, मेरे को सिर्फ एलसीएम निकालना है इनका। ठीक है, 75, 175 और 130 का मेरे को एलसीएम निकालना है। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे तो हम 175 को लिख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या। क्या इसमें कुछ और कॉमन है? ये 25 या 75 होता है। ठीक है, और ये 25 7 175 होता है, तो ये 3 कॉमन नहीं है, तो मैं इस 3 को नोट डाउन कर लेता हूं। मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको देखूं तो ये 5 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कटेगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, एक सेकंड, मैं आपको ये ले लेता हूं। ठीक है, ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 36 यानी 26 आएगा। तो इस 26 में से कुछ भी अभी तक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इस 26 को भी एज इट इज लिख लेता हूँ। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया? मेरा एलसीएम आ गया, सबसे बड़ी संख्या लिखी, बाकी के मैं टुकड़े करता हुआ चला गया, जो भी मेरे को मिला वो मैंने उठा के यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है, ये तरीका आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एकेडमिक के लिए अच्छा नहीं है। और हम एकेडमिक नहीं पढ़ा रहे, हम कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे, तो हमें चीजों को शॉर्ट भी करना है और क्लियर भी रखना है। ठीक है, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का है जो आप 8वीं 10वीं में पढ़ते हुए आए, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कंसाइज करके स्पीड को इंक्रीज करते हैं, बस और कुछ नहीं। 175 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 26, 175 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 26 को अगर मैं देखूं, और देखो मेरे को ना ये सेकंडों में दिया हुआ है, एक चीज और नोटिस करो, ये मेरे को सेकंडों में दिया हुआ है, आंसर मेरे से मिनटों में पूछा। हालांकि यहाँ पे आंसर मेंशन नहीं है, ये डीएसएसबी की तरफ से ग्लिच हो ही जाती है, लेकिन मैं इसको मिनटों में भी चेंज कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ भैया 175 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 26, सेकंडों में है तो मिनटों में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से 20 हो गया, 3 से ये 20 हो गया और पॉइंटों में आंसर आएगा आपका, और 2 से ये 13 हो गया। 175 की 13 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 5 या 15 का 5, एक हासिल, 7 या 7 जो 21 और 22 का 2, 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, और 5 7 1 5, ये लिख लेता हूँ 5 7 और 12 का 2, एक हासिल और एक 2, 227, और नीचे 10 था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 227.5 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहीं ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, जिनके में आया होगा वो अपना देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला होगा, सुने, एक सेकेंड दीजिए। राजेश के पास 12 केले हैं, उनमें से x उसने 15% के लाभ पर। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डीएसएसबी बहुत टाइम से नहीं पूछ रहा था, अब ये पूछना स्टार्ट करा उसने, मतलब इसमें मिला है मेरे को। बहुत कम क्वेश्चन है जो एलिगेशन के ऊपर बेस आए हैं। मेरे को एक क्वेश्चन रिवर्स एलिगेशन का 2024 के एग्जाम्स में मिला था, बाकी तो मेरे को कोई खास क्वेश्चन मिला नहीं। राजेश के पास 12 केले हैं, वह उनमें से x को 15% के लाभ पर, शेष को 15% की हानि पर बेचता है। उसे पूरे परिव्यय पर 10% का लाभ हुआ, यानी कि पूरा जब ट्रांजैक्शन हो गया उसको पता चला मेरे को 10% एक्स्ट्रा मिल गया, 10% एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि टोटल पे जो लाभ हुआ है वो मेरे को 20 में रखना है। क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है, मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में प्लस माइनस का खेल है। ठीक है, अब क्या होता है, सिंपल एलिगेशन तो लोग सीख लेते हैं, प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो एलिगेशन में गड़बड़ होती है। एक्स को 15% लाभ पर, जैसे कि बहुत पुरानी बुक है ना, तो उनमें क्या है, आपका सिर्फ प्लस वाले कॉन्सेप्ट है कि 15 लाख हुआ, यहाँ पे इतना लाख हुआ, टोटल पे इतना लाख हुआ। तो अब बताओ 15 लाख हुआ है, 25 लाख हुआ है, बीच में बोल देंगे 17.5 लाख हुआ है, तो संख्या बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या पूछता है कि लाभ भी हुआ और हानि भी हुई है, तो वहां पे आपको अंतर निकालना पड़ेगा। एलिगेशन का मतलब ही हमारा अंतर है। एक्स को 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि प्लस का 15 है, और शेष को 15% की हानि पर बेचता है, यानी कि शेष 15 है। मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो यहां से यहां जाऊंगा, इस दोनों का अंतर आएगा 5, यहां से यहां जाऊंगा, माइनस का 15 है, प्लस का 10 है, तो इनका अंतर आएगा 25। ठीक है, अंतर की बात हो रही है, ना कि प्लस माइनस करने की। जब मैं इनको कट डाउन करूंगा तो मेरे पास आएगा 5:1। ये वाली चीज जो थी 5 थी, ये वाली 1 थी, यानी कि टोटल 6 थी। 6 की वैल्यू मेरे को 12 दी हुई है, 12 दी हुई है, और मेरे से x का मान पूछा है, इस वाले x का मान पूछा है, इसकी बात कर रहा था x की। x कितना है? मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 आया, 5 की वैल्यू पूछ रहा है,
तो 12/6 मल्टीप्लाई 5, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज निकालनी है, बस मैं आपको वैसे ही आपके होमवर्क में, पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस 0.8 का कुछ मतलब नहीं है। जब आप इस 0.8 को पॉइंट हटाओगे और मल्टीप्लाई में शो करोगे, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, बटे में 10 यानी कि 80%। इसी तरीके से 0.4 अब ये 2022 में दिया हुआ है, 2024 में इस टाइप का नहीं आया है, तो आप अगर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना माइंड थोड़ा प्रिपेयर करके चलना कि वो परसेंटेज को इसमें भी दे सकता है। तो 0.4 है, जैसे 0.4 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो ये आएगा 0.4 का पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10, और परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई 100 यानी कि 40% जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये 20% आ जाएगा और ये हमारा 60% आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आपको पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे 0.45 दिया होगा तो 45% होगा उसका मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में आपके अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। स्वान और संदीप एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। संदीप और पवन 24 दिन में कर सकते हैं। स्वान और पवन इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। मेरे को दो दो के जोड़े 3 दिखाई दे गए, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने लिख लिया। मैंने बोला स्वान और संदीप कितने दिन में कर रहे हैं, 18 में कर रहे हैं, और संदीप और पवन 24 दिन में कर रहे हैं। और तीसरा काम कौन कर रहे हैं, स्वान और पवन। स्वान और पवन, स्वान और पवन 36 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तीनों को जोड़ लिया, तीनों को जोड़ा, वो सॉरी तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 72 आ जाएगा, 72। 72 जैसी एलसीएम आ गया, मैंने इनको काटना स्टार्ट करा, 18 चौक 72 तो इनका काम 4, 24 दिया 72 तो इनका काम 3, और 36 दूनी 72 इनका काम 2। मैंने देखा जब मैंने इन सबका टोटल कर लिया तो ये आ गया हमारा 2 प्लस में स्वान प्लस में संदीप, कि ऐसी आता है, इसी फ्रैक्शन में आता है, ठीक है ना। तो बहुत रेयर क्वेश्चन आता है कि नहीं आएगा ये, वो अच्छा ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। संदीप स्वान और सॉरी स्वान संदीप प्लस में पवन, ठीक है, इज इक्वल टू 4 3 7 और 2 9 काम। तो अगर मैं एक की बात करूं, इससे इसको काट दूं तो मेरा आ जाता है 4.5। अब इसमें बोला क्वेश्चन ने, वे एक साथ काम करते हुए इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 72 काम करेंगे, और एक दिन में कितना करेंगे, 4.5 करेंगे। 4.5 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट हटाऊंगा तो 10 लगा देता हूँ, 5 × 45, 5 दूनी 10 और 9 × 72। क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, नहीं 100 क्यों आएगा, सॉरी 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 सॉरी, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में उसी ये 100 नहीं आएगा ना, ये 100 नहीं आएगा, इसको भी काट के लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और 9 × 72, 9 × 5 45, 5 दूनी 10 यानी कि 16 डेज जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फटाफट निपटाएंगे। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर एक स्टेशन से 50 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की चाल से चलती है, ठीक है। एक स्टेशन है, एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, यानी कि इस तरफ ही दूसरी गाड़ी निकली 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने बोला आधे घंटे के बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी। तो रिलेटिव स्पीड की, अगर मैं समांतर पटरियों पर चला रहा हूं तो रिलेटिव स्पीड की अगर बात करूं तो स्पीड जो है माइनस हो जाएगी भाई, 50 में से 45 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब जो इनकी स्पीड है या फिर जो इनकी दूरी है वो 50 किलोमीटर पर आवर होगी, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर एक घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है तो मैं 30 मिनट यानी कि 1/2 आवर्स में कितना चलूंगा भैया, 5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, तो मल्टीप्लाई में 1/2, 5 एक आवर में और 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इसको काटूंगा तो 2.5 किलोमीटर जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। वैसे ठीक, अगर आपकी कैलकुलेशन, आपका दिमाग ठीक काम करता है मैथ में, तो इसको देखते ही आप इसको यहाँ पे 2.5 लगा सकते हो कि भैया ये एक तरफ चल रही है, 50 और 45 है, यहाँ पे 5 6 डिवाइड में 2 ही होगा,
क्योंकि आधे घंटे की बात कर रहा है तो 2.5 किलोमीटर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 5:x और इज इक्वल टू 3/4, 3:5 इज इक्वल टू 6/y, तो 15x माइनस 4y का मान ज्ञात करो। हमें पता है कि हम इसको किस और तरीके से लिख सकते हैं, किस और तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं भैया 5/x इज इक्वल टू 3/4 के। ठीक है, इस वाली कंडीशन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इस वाली कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ 3/5 इज इक्वल टू 6/y की। यहाँ से x y की वैल्यू आराम से आ जाएगी, 5 और 20/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3। आई होप आपको येलो कलर विजिबल होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 20/3 20/3 और y इज इक्वल टू 6×5 30, या फिर मैं इसको 3 से काट दूंगा तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। बस इसमें उठा के रखनी है, इसमें उठा के रख देते हैं, इसमें उठा के रख देते हैं, तो ये आ गया 15x माइनस में 4y। x की वैल्यू कितनी है, 20/3, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 20/3 माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 और 10 चौक 40, 20 और 40, सॉरी प्लस आएगा। हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ है शायद, सॉरी 5 दूनी 10 आएगा ना, 100 माइनस में 40, 100 माइनस में 40, 100 माइनस में 40, यानी कि 60 हमारा जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक व्यक्ति 10% आयकर की कटौती के बाद अपनी आय का 60% बचाता है। ठीक है, एक साल बाद उसकी आय में 100% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि दुगनी हो गई, सीधा सीधा कह सकते हैं। आयकर का समान प्रतिशत कटने के बाद भी पहले कितना प्रतिशत, जितना प्रतिशत कट रहा था उतना ही प्रतिशत कट रहा है, यानी कि 10% ही कट रहा है। वह अपनी कर कटौती आय का 70% बचाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे सिंपली लिखते हुए चलते हैं। भाई क्या क्या बोला मुझे बोला इसने पहली लाइन में कि 10% आयकर कटौती के बाद अपनी आय का 60% बचाता है। भाई मैंने मान लिया कि उसके पास जो आय थी वो 100 थी, वो आय लेके आता था, भारी गुंडे खड़े रहते थे, 10% छीन लेते थे आयकर के नाम पे, 90% रह जाती थी उसके पास। अब उसका 60% बचाता था, तो मैं सीधा कह सकता हूँ 9×54, ये इसकी सेविंग हुआ करती थी। ये इसकी आफ्टर टैक्स की जो इनकम थी वो थी, और ये इसकी एक्चुअल इनकम थी। ठीक है, अगर उसकी एक्चुअल इनकम इतनी थी, आफ्टर टैक्स की इनकम इतनी थी और 54 उसकी सेविंग थी, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो व्यय कितना कर रहा होगा, यानी कि स्पेंड कितना कर रहा होगा। स्पेंड का वो कर रहा होगा 90 माइनस में 54, 5 और 4 9, यानी कि 36 स्पेंड कर रहा होगा। अब उसका अगला साल आया, तो कुछ कुछ चेंज आए कि उसकी आय में 100% की वृद्धि हो गई। आय में 100% की वृद्धि हो गई, यानी कि लगभग दुगनी हो गई, मतलब सॉरी लगभग नहीं, दुगनी हो गई। ठीक है, 100 से जो है उसकी आय जो है वो 200 हो गई। आयकर की समान प्रतिशत काट रहा है, अब भी आयकर का समान प्रतिशत काट रहा है, यानी कि 10% ही काट रहा है। 200 का 10% यानी कि 20, अगर 20 कट गया तो यहाँ पे 180 बचा। ठीक है, उसके पास अब जो एक्चुअल है वो इनकम जो बच रही है उसके पास 180 बच रही है, और कटौती के बाद 70% बचाता है। अब 70% बचा रहा है, यानी कि 180 का 70% बचा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 8 7 56 का 6, 5 हासिल, 7 एकम 7 और 5 12, 126 की सेविंग है। अगर 126 की अब सेविंग है, 180 वो कमा रहा था, तो अब कितने बचा रहा है, अब वो सॉरी अब कितने स्पेंड कर रहा है, अब अपने कितने पैसे जो है वो स्पेंड कर रहा है, वो 54 स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अब उसने बोला कितने प्रतिशत की व्यय में वृद्धि हुई, पहले वह 36 था, अब 54 हो गया है, तो कितने की वृद्धि हो गई, मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि 18 की वृद्धि हो गई। परसेंटेज निकालूंगा तो बेस ईयर ये है, तो 36 से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100, 18 दूनी 36, 2 से ये कितना आ जाएगा 50%, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो हम बोलेंगे वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। बिजली दफ्तर जाते समय रवि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है।
वापिस आते समय वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करो। मेरे को पता है अगर डिस्टेंस सेम हो तो मैं औसत गति कैसे निकालूंगा कि 2xy अपॉन में x प्लस वाई, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस सेम होना बहुत जरूरी है। अब जितना ऑफिस वो जा रहा है वहीं ऑफिस से वो वापस आ रहा तो डिस्टेंस तो उसका एक्चुअल में सेम ही होगा। अगर डिस्टेंस सेम हो तो इस फॉर्मूले में उठा के स्पीड को रख देते हैं। भाई एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई जो है वो स्पीड है, ठीक है। एक्स और वाई स्पीड होंगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई डिस्टेंस को एक्स और वाई मानने लग जाए बाद में मेरे को बोले, ठीक है। तो 2xy कितना होगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई में 60 मल्टीप्लाई में 90 अपॉन में 90 प्लस में 60 हमारा कितना आ जाएगा 150। 10105 से तो कुछ कटेगा नहीं भाई, हाँ कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 3 चौक 12, 9 चौक 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी अब स्पीड आ गई हमारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। 3 कक्षाओं के छात्र 1, 3, 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में छात्रों की संख्या 20 छात्र बढ़ जाती है, अब उनका अनुपात क्या हो जाता है, अब उनका अनुपात 5, 7 और 8 हो जाता है। तो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसके दो तरीके, मैं आपको पहला ही बताऊंगा, ठीक है, पहला ही बताऊंगा क्योंकि फायदा उसका कुछ है नहीं, बाकी मैं उसको समझा दूंगा कि उसका फायदा क्यों नहीं है, गड़बड़ क्या होती है उसके साथ। एक कक्षा में 1, 3, 4 के अनुपात में छात्र है, मैं बोल देता हूँ भैया ये 1x है, दूसरी क्लास में 3x है और तीसरी क्लास में 4x है। प्रत्येक में 20-20 की वृद्धि हो गई, 20 इसमें भी बढ़ गया, 20 इसमें भी बढ़ गए, 20 इसमें भी बढ़ गए। अब अनुपात 5, 7 और 8 हो गया। इनमें से कोई भी दो मैं उठा लेता हूं, अरे सॉरी, ठीक है, कोई भी दो मैं उठा लेता हूं। मैं बोलता हूँ ये 1x वाली क्लास थी, इसमें जब 20 बढ़े थे, और 3x वाली जो क्लास थी उसमें जब 20 बढ़े थे, तो इनका जो अनुपात हो गया वो इतना हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना हुआ, लेकिन इसके हिसाब से तो 5:7 हो गया। तो मैं निकाल लेता हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 7 के ऊपर हो जाएगी तो 7x प्लस में 140 इज इक्वल टू 15x प्लस में 5 दूनी 10 यानी कि 100, ठीक है। अब 100 उधर चला जाएगा, 7x इधर आ जाएगा तो 8x इज इक्वल टू 40 के, तो x इज इक्वल टू 5 के। x इज इक्वल टू 5 के, तो मेरे से क्या पूछा है, पहली कक्षा में छात्रों की संख्या। पहली कक्षा में छात्रों की संख्या मेरे हिसाब से 1x थी और 1x की वैल्यू 5 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा डी आ जाएगा 5, ठीक है। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, भाई इसका तो एक तरीका ये भी होता है कि 1, 3, 4 है और 5, 7 और 8 है, ठीक है, और मेरा बराबर बराबर सॉरी 20-20 बढ़ा रहा है, तो 20 यहाँ बढ़ रहे हैं, 20 यहाँ बढ़ रहे हैं, 20 यहाँ बढ़ रहे हैं, तो अनुपात मेरा हर जगह 4-4 इंक्रीज हो रहा है, हर जगह 4-4 इंक्रीज हो रहा है। तो मैं सीधा निकाल देता हूँ कि 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 5 है। अब ये तरीका सिर्फ तभी काम करेगा जब वहां पे वो हर क्लास में सिंगल वही बच्चे बढ़ाएगा उतने, ठीक है, चाहे वो आपको 3 अनुपात दे, चाहे वो 4 दे, फिर चाहे आपको 40 दे। लेकिन अगर हर क्लास में सेम बच्चा बढ़ा रहा है, सेम क्वांटिटी में बच्चा बढ़ा रहा है, तो ये तरीका काम कर जाएगा, ठीक है, वरना ये तरीका काम नहीं करेगा। इन जनरल क्या होता है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम ही नहीं करा जाता। वो बोलते हैं कि पहली कक्षा में 20 बच्चे बढ़ाता है, दूसरी कक्षा में 10 बच्चे बढ़ाता है, तीसरी में 17 बढ़ा देता है, तो अनुपात ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये तरीका ही आपको याद रखना है बेसिक पे। अगर 1 मिनट नजर मार लेना, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि हर क्लास में बराबर बच्चे बढ़ रहे हैं और आपके जो रेशो है वो भी लगभग बराबर इंक्रीज हो रहे हैं, 4-4 का गैप आ रहा है, ये 4 का गैप आ रहा है, ये 4 का गैप आ रहा है, तो आप इस तरीके को लगा लेना, बेहिचक लगा लेना। लेकिन अगर नहीं आता तो ये तरीका ही है आपका। आपको प्रिपरेशन करते टाइम या क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते टाइम इसको करना है प्रैक्टिस के लिए, और एग्जाम में अगर ये क्लिक हो जाता है तो तुरंत इसे क्लिक कर देना, बस इतनी सिंपल सी बात है। मेरा थोड़ा सा वो रहता नहीं है शॉर्टकट ज्यादा बताने का, क्योंकि लॉन्ग कट में ही शॉर्टकट छुपा हुआ है, तो मैं क्यों बताऊं। जब आप उसको ही शॉर्ट कर लोगे दो उसमें लाइन में, तो उस बात का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, कराते कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अखिल की जगह आप ए और बी ले लो बस, ठीक है, इस अखिल की जगह भी
और ये दूसरी वाली लाइन में जो ये वाला अखिल है इसको बी मान लो, ठीक है, क्योंकि दोनों अखिल अलग अलग है, नहीं मानता नहीं क्वेश्चन, दोनों जगह अखिल का ही काम दे रखा है और फिर अखिल का ही पूछ रखा है कैसे निकालें, ठीक है। ये क्वेश्चन डाउट का है, इंग्लिश में भी गलती है। किसी काम को अखिल चौथाई पांचवें समय में पूरा कर लेता है, भाई अखिल जिससे मैंने ए मान लिया है कि वो 4/5 टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम इतना ले रहा है तो मैं वर्क को बोल सकता हूँ सीधा सीधा कि वो 5/4 कर रहा होगा, ठीक है। अखिल जिसको मैंने भी बोल दिया सेकंड वाले अखिल को, ये 1/3 में समय में करता है, तो ये सीधा सीधा 3 काम कर रहा है, ठीक है। या तो मैं एलसीएम लेके भी कर सकता हूँ, ए और बी दोनों मिल गए, वरना मेरे को पता है कि टाइम का रेशो वर्क के रेशो को उल्टा होता है, 4/5 टाइम ले रहा है तो जो वर्क होगा वो 5/4 लग रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला दोनों एक साथ मिलकर पूरे काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। भाई 12 दिन में अगर दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे को तो पता है कि ये एक दिन में 5/4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, यानी कि 12 बार मल्टीप्लाई में 5/4 प्लस में 3, ये टोटल वर्क आएगा। अगर ये टोटल वर्क आएगा तो मैं एक बार निकाल ही लेता हूँ, 4 दिया 12 5 17, यानी कि 12 मल्टीप्लाई में 17/4 हमारा टोटल वर्क होगा। अगर ये मेरा टोटल वर्क है तो अखिल को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, अब दोनों ही अखिल है, जो मैंने ए और बी लिखे हैं दोनों ही अखिल है, अखिल अखिल, तो यहाँ पे तुम दोनों की वैल्यू डालोगे दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब इसने अखिल किसको माना है, इसने अखिल माना है बी को, इसने माना है बी को अखिल, तो पहले वाला जो है ये किसी और नाम से होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता, वरना ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत हो गया, ठीक है। तो अखिल को अगर इसने ये माना है तो मैं निकाल देता हूँ, भाई 4 दिया 12 आएगा, तो 17 दिया 51 काम हो जाएगा, टोटल 51 काम हो जाएगा, तो टाइम बाई अखिल कितना आ जाएगा 51, एक दिन में 3 काम करता है, 3 से डिवाइड करेंगे, 17 डेज जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर मतलब हमारे हिसाब से, जो हमने मॉडिफाई करा उसके हिसाब से, एक्चुअल में क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। एक व्यापारी 5% की हानि पर सामान बेचने का दावा करता है लेकिन 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। भाई बोल तो रहा है कि मैं तो भैया जी 100 का सामान लाया था, 95 में ले लो, लेकिन भाई जो मैं 100 सामान लाया था ना, मैं तेरे को 900 ही दे रहा हूँ, मैं पूरा नहीं दे रहा तेरे को, तो ठीक है, समझ गए। मतलब वो बोल रहा है कि मैं 5% हानि खा रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में हानि खा ही नहीं रहा। भाई वो 1000 ग्राम सामान लाया था तो आपको बोल रहा है कि भाई मेरे को 950 के पैसे दे दो, 1000 ग्राम ले जाओ, मैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हूँ लेकिन फिर भी ले जाओ, कोई बात नहीं, आज आटे दाल की तंगी है, इस तरीके से। लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है वो, बैकएंड पे उसका क्या चल रहा है, वो 950 की जगह भी 900 ही दे रहा है, 950 भी नहीं दे रहा, वो 900 दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया जी देखो उसका एक तो सीपी था, एक उसने एसपी करा, एक तो वो खरीद के लाया था, एक वो बेच रहा है। अब इन दोनों कंडीशन में जो सीपी एसपी है दोनों अलग अलग है, मानते नहीं मानते। वो बोला 5% हानि पे सामान बेच रहा हूँ, भैया मैं तो 1000 का सामान लाया था, मैं तो 1000 का सामान लाया था, 1000 का सामान लाया था, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो 5% की हानि कमा रहा हूँ, मतलब 1000 ग्राम सामान लाया था, 5% की हानि कमा रहा हूँ, यानी कि 50 ग्राम की मेरे को इसमें हानि हो रही है, यानी कि मैं आपसे 950 रुपए ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात इसने बोल दी कि भैया मैं तो पीछे पीछे एक काम और कर रहा हूँ, मैं 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता हूँ, 1 किलोग्राम का करता ही नहीं हूँ, यानी कि मेरे को सीपी जो पड़ रहा है, मतलब जो सॉरी दुकानदार जो है उसको जो 900 ग्राम की चीज का पैसा पड़ रहा है वो अगले बंदे को 1000 में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है अगले बंदे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे करके वो काम चला रहा है अपना, ऐसे करके काम चला रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इनको रेशो बोलूंगा, ये रेशो होंगे दोनों, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 900 और ये हमारा आ जाएगा 950। अब उसने बोला उसका लाभ कितना होगा, उसका लाभ कितना होगा, उसका लाभ भैया 50 होगा, 50 लाभ होगा, किस पे होगा, सीपी क्या है हमारा 900 है, 900 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो, 9 पंजे 45, 5 सही 5/9%, बेमान दुकानदार को कितना हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। 13वें के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंपल होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग करो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को चलते हैं।
अरे ये माउस खराब हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को चलते हैं। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर से 5 वर्ष और 19 वर्ष का अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? साधारण, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन। अगर किसी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाई में 100। इन दोनों कंडीशंस में पी और आर सेम है, तो ये रेशो की बात कर रहा है, तो यहाँ वाले P2 इंटू R2 सेम है क्योंकि, और T2 अपॉन में 100, क्योंकि P1 और P2 दोनों बराबर ही है, P1 और P2 दोनों ही बराबर है, तो ये आपस में कट हो जाएंगी, 100 से 100 कट हो जाएगा। यहाँ पे रेशो का क्या निकलेगा एक्चुअल में, T1 और T2 का जो रेशो है वही हमारा साधारण ब्याज का रेशो होगा। और T1 कितना है 5 है, T2 कितना है 19 है, तो हमारा 5:19 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग रहा होगा पर एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में नहीं है। क्यों? क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आप पोज करके पढ़ लो। अगर कोई ऑप्शन पढ़ता है तो इस क्वेश्चन को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में कैलकुलेटिव नहीं है, जितना दिख रहा है उतना नहीं है। क्योंकि देखो 73.5 है, ये 1470 है। 2 वर्ष में 4% की दर से आप कोई सी भी साधारण ब्याज की बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना तो नहीं हो सकता, 735 नहीं हो सकता, आधे की बात कर रहा है। ये लगभग आपका 8% के आसपास बैठेगा, 9% के आसपास, 9% के आसपास। 1680 का 735 नहीं हो सकता, 1470 नहीं हो सकता, और 1680 का लगभग 10% 168 होता है ना, लगभग 10%, और ये लगभग 9% के आसपास बैठेगा। तो ये 168 से थोड़ा बहुत और कम हो जाएगा, तो ये 73.5 भी नहीं हो सकता। तो इस कैलकुलेशन को मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ी सी बढ़ा के 4.5 बोल देता हूँ। मैंने 4.375 को बोल दिया भैया ये 4.5% है। 2 साल में कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। तो बस मेरे को 1680 का 9% निकालना है, उससे थोड़ा सा कम मेरा आंसर हो जाएगा। 1680 का 9% यानी कि डिवाइडेड बाय 100, इससे इसको काट लेंगे। 9 थे 72 का 2 60 हासिल, 9 छिक 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 54 और 7 कितने होते हैं हमारे 61, तो 6 हासिल, और 9 एकम 9 6 15 151.2, क्योंकि पॉइंट क्यों आएगा, इस 10 की वजह से पॉइंट आएगा। यानी कि 151.2 से थोड़ा सा छोटा हमारा आंसर हो जाएगा। 151.2 के आसपास का आंसर जो है वो हमारा 147 ही है, और कोई है नहीं। हमारा आंसर सिंपल सा सी आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है। 4.375 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, वैसे ये भी 3 दूनी 6 और नहीं आएगा, फिर भी पॉइंट में आएगा, 8.5 हो जाएगा शायद, 8.7, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 1 15 नहीं होगा, फिर भी 8.75 आएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया आप थोड़ा सा ऑप्शंस को देख के अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब अच्छा भी नहीं है। एक टंकी में एक प्रवेश नली है जो खाली अवस्था में टंकी को 4 घंटे भर सकती है। भाई एक पाइप है जो कि 4 घंटे में भर सकता है, तो मैं भरने वाला साइन बना देता हूँ, या फिर मैं इसको प्लस लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी कर लो। जब टंकी 75% भरी होती है तो टंकी में एक रिसाव विकसित होता है जो टंकी को 2 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। ठीक है, 2 घंटे में पूरा खाली कर सकता है, यानी कि ये जो आउटलेट का पाइप है इसको अगर मैं बी नाम दे दूं तो ये 2 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो मैं पूरी टंकी की कैपेसिटी को या टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क को बोल सकता हूँ कि वो 4 है। अगर वो 4 है तो एक बार में एक काम कर रहा है, और बी 1 घंटे में -2 काम कर रहा है। ठीक है, ये -2 है, ये प्लस का 1 है। अरे थोड़ा सा दूर लिखना था ना, कोई दिक्कत नहीं, कट कर देते हैं। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है। ठीक है, अब टंकी 75% भरी हुई है तब ये रिसाव विकसित हुआ है, इस बात को थोड़ा सा नोट डाउन रखो। 1 घंटे तक रिसाव होने के कारण, कब 1 घंटे तक रिसाव होने के कारण, जब टंकी 75% भरी हुई है।
टोटल कैपेसिटी 4 है, उसकी 75% अगर भरी हुई है तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि वो 3 भरी हुई थी। 3 भरी हुई थी, 1 घंटे रिसाव के बाद पता चला तो नल खोल दिया गया। तो नल कौन सा खोल दिया गया? एक खोल दिया गया। भाई 3 भरी हुई थी, 1 घंटा बीत गया, 1 घंटे तक रिसाव चलता रहा तो -2 हो गया, और -2 अगर हो गया तो उसके पास कितना बचा? अब 1 बचा। अब नल खोल दिया। अब नल जब खोल दिया, अगले 1 घंटे बाद टंकी में कितने प्रतिशत खाली होगा? टंकी कितने प्रतिशत खाली हो गई भाई? अब जब नल खोल दिया तो इनलेट तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ आउटलेट भी तो चल रहा है। मतलब कि पानी अंदर गिर रहा है तो बाहर भी तो निकल रहा है बी के थ्रू। तो -2 और +1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे -1 काम हो रहा है। अगर -1 काम होगा तो अगले 1 घंटे में क्या काम हो जाएगा भैया? टंकी जो है वो 0 हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। तो टंकी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो सकता है कि 1/1 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 100% आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो 75% है, ये जो है वो 50% है, और 25 की जगह यहाँ पे ये जो पॉइंट लगा हुआ है एक्चुअल में यहाँ पे कहीं होता तो ये 25% होता, वरना 25 गुना खाली हो जाएगी। ऐसा कोई आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब 16, 28, 36, 58 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती हैं। ठीक है, अनुपात x + 12 रेशो में 3x + 26 का मान याद कीजिए। हाँ देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जब मेरे को यहाँ पे ये जो x है इसका मान पूछ लेता है। ठीक है, अगर इस x का मान पूछ लिया तो आप सीधा मानों को जोड़ते चले जाओ और आपका आंसर निकलता आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है जब यहाँ पे x प्लस में 12 मतलब इस तरीके की, या 3x और 5x की वैल्यू बताओ, 5y की वैल्यू बताओ, या फिर 3 प्लस में y प्लस में और रेशो में x प्लस में 16 की वैल्यू बताओ। इस तरीके की जब पूछ लेता है कि x से जोड़ के कुछ सवाल पूछ लिया, तब ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत टफ। तो इसका एक तरीका छोटा सा, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो आप नोट डाउन कर लेना, और अगर आपने कर रखा है तो मेरे को एक बार बता देना कि लोग बाग इसे पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को डील जनरली करते नहीं है लोग, यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी नहीं करते, अपने पेड बैचों में करते हो ना करते हो मुझे नहीं पता। तो भैया मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पे जोड़े में चीजें लिखनी है क्योंकि ये अनुपात में आएंगी। ये अनुपात में आएगी तो मैं 16 और 28 को लिख देता हूँ। भैया इसमें कुछ प्लस करके अनुपात में आना था, और वो किसके समानुपात में आना था? वो 36 और 58 के समानुपात में आना था। मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को इन दोनों का अंतर लेना है, कितना आ गया? 12। इन दोनों का अंतर लेना है, कितना आ गया? 22। अब इनका रेशो निकाल देना है। इनका रेशो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 6:11। अब इस 11 की मल्टीप्लाई, पेन चेंज कर लेता हूँ, 11 की मल्टीप्लाई इस वाले रेशो में करनी है, इस वाले में, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा मेरा 176। ठीक है, 176 इस 6 की मल्टीप्लाई इस x में करनी है, ये आ जाएगा हमारा, ये बेसिक से ही आता है। ठीक है ना, ये कुछ अलग नहीं करा मैंने, ये आता बेसिक से ही। ये मेरा 6 मल्टीप्लाई इससे होके हो जाएगा 6 6 36, 6 दूनी 12, तो 216। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों का अंतर ले लेना है। अभी मैं आपको बेसिक से भी करके बताऊंगा, ठीक है, कहां से ये चीजें आती हैं। अगर मैं इन दोनों का अंतर लेता हूं तो अंतर आता है कितना? 40, और इन दोनों के अंतर से डिवाइड कर देना है। 5 की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 5 अट्ठे 40। ठीक है, x की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आ जाएगी 5 अट्ठे 40। और मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है x + 12, यानी कि 8 + 12 अनुपात में 8 × 24 प्लस में 26, और ये कितना आ गया? 20, और ये कितना आ गया? 50। इससे इसको काटेंगे तो 2:5 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बेसिक से करते हो तो ये वहीं से तरीका आता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हो तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों से कल मुलाकात होती है या परसों होती है, वो देखा जाएगा। ठीक है, और चलो अनाउंसमेंट बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद, बाकी मिलते रहेंगे।